and we will study the third fiction, and the name of the fiction is The Man Who Knew Too Much. यानी वो आदमी जिसको बहुत ज्यादा पता था, यानी उसको जिसको बहुत ज्यादा क्या पता था, जिसको बहुत नॉलेज था. So let's begin this beautiful and interesting story. I first met Private Quelch on the training depot. मैं सबसे पहले प्राइवेट क्वेल्च को, यहाँ पे प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है? प्राइवेट का मीनिंग होता है ट्रेनी. वो लोग जो आर्मी में ट्रेनिंग लेने आए थे सोल्जर बनने की, या फिर आर्मी के ऑफिशियल्स बनने के, या किसी भी रैंक पे जाने की. तो प्राइवेट मीन्स वो लोग, वो ट्रेनीज, आप बोल सकते हो वो सोल्जर्स जिनको अभी तो कोई रैंक नहीं मिला था, कोई पोजीशन नहीं दी गई थी, ना तो वो ऑफिसर थे ना ही कुछ थे, उनको अभी कोई ड्यूटी दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ अभी उनका ट्रेनिंग का टाइम चला था, वो ट्रेनिंग ले रहे थे. तो ये बोले कि सबसे पहले मैं इस सोल्जर को, जिसको अभी कोई रैंक नहीं मिला था, जिसका नेम था क्वेल्च, उससे मैं सबसे पहले कहां पे मिला? पहली बार मिला था उसको ट्रेनिंग सेंटर पे. डिपो मीन सेंटर, सो ट्रेनिंग डिपो यानी ट्रेनिंग सेंटर पे सबसे पहली बार मैंने प्राइवेट क्वेल्च को देखा. और A man is liable to acquire in his first week of army life. अब आपको राइटर बता रहे हैं कि अगर कोई आर्मी में आए तो सबसे पहले उसको क्या क्या मिलता है. तो फर्स्ट वीक में उसको क्या मिल जाता है? यूनिफॉर्म मिल जाती है, उसको राइफल मिल जाता है, एंड इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं, और बाकी कुछ सामान भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ एक चीज इन सभी चीजों के साथ फ्री मिलता है. व्हाट इज इट? सो वो है एक निकनेम. निकनेम यानी प्यार से बुलाया जाने वाला नाम. आपके ओरिजिनल नेम के अलावा कुछ और नेम भी दिया जाएगा, जैसे कि पप्पू, चिंटू, मिंटू, रिंकी, पिंकी, ऐसे वाले जो छोटे छोटे से नेम्स जो आप प्यार से बुलाते हैं, आपका मम्मा, आपके पापा, ऐसे जो बुलाते हैं, सो वो सब प्यार वाले नेम होते हैं. आप भी अपने फ्रेंड्स को बुलाते होंगे. तो वैसे वाले नेम्स जो है यहाँ पे सब एक दूसरे को दे देते थे. कहने का मीनिंग ये है कि राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आते आते ही सब अपनी मस्ती चालू कर देते हैं. सारी चीजें तो मिलती है और फ्री में सब एक दूसरे को कोई ना कोई मस्ती भरा नेम दे देते हैं, प्यार से बुलाने के लिए, एक्चुअली उसकी टांग खींचने के लिए. ओके, मीन्स टू मेक फन ऑफ एवरीवन, सबका मजाक उड़ाने के लिए, सबके साथ मस्ती करने के लिए. घर से दूर रहे तो थोड़ी मस्ती तो बनती है, तो इसलिए वो निकनेम भी साथ में मिल जाता है. Anyone who saw Private Quelch, जो भी प्राइवेट क्वेल्च को देखता था या उससे मिलता था, तो वो प्राइवेट क्वेल्च के अपीयरेंस के बारे में, उसके लुक्स के बारे में अब आपको बता रहे हैं कि कैसा दिखता था क्वेल्च. लैंकी सा था. लैंकी सा था मीन्स एल फॉर लैंकी, एल फॉर लुक्खा. तो बहुत लुक्खो सा, बहुत पतला दुबला सा था वो. स्टूपिंग था, मतलब कि झुका हुआ था. बहुत पतला होने की वजह से, टॉल होने की वजह से आप देखते हैं बहुत सारे लोग झुक जाते हैं, तो वैसे ही ये भी झुक गया था. उसके लिए ऐसा लगा था कुबड़ सा निकल गया. He was hushed esteems. Frowning through horn-rimmed spectacles, और उसके जो हॉर्न से बने हुए, अब आप सोचोगे हॉर्न से बने हुए, पुराने जमाने में जो स्पेक्टिकल्स होते थे यानी कि ग्लासेस होते हैं, तो उनका जो फ्रेम हुआ करता था वो किससे बनता था? हॉर्न से. यानी कि आप बोल सकते हैं जो एनिमल्स हैं उनके सींग से बना करता था. तो हॉर्न का मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स का सींग जो होता है, तो उससे ही स्पेक्टिकल्स का फ्रेम बना था, जो कि किसने पहन रखा था? क्वेल्च ने पहन रखा था. तो उसके अंदर से वो चश्मा पहनता था, ग्लासेस पहनता था, और उसके अंदर से ऐसा होता था कि फ्राउन कर रहा है. फ्राउन मीन्स आईब्राउज, जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो चश्मा पहन के वो हमेशा आईब्राउज को तान के रखता था. अंडरस्टूड why he was known as a professor? अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्यों इसको प्रोफेसर बुलाया जाता था. बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, क्योंकि वो ऐसा दिखता था. एक प्रोफेसर, अगर आप किसी भी प्रोफेसर से मिलोगे तो जनरली आपको ऐसे ही मिलेंगे. इंडिया का मुझे नहीं पता, शायद फॉरेन में इतने लुक्के पुक्के होते होंगे. सो जनरली प्रोफेसर जो है वो ऐसे ही होते हैं. वो उनके कहने का मीनिंग ये है कि, और ये भी वैसा ही दिखता था, और इसके अपीयरेंस की वजह से, इसके इस लुक की वजह से सारे लोगों ने इसको क्या निकनेम दे दिया था? प्यार से बुलाया जाने वाला नाम या मस्ती वाला नेम क्या था? वो प्रोफेसर. तो इसका रियल नेम नहीं है प्रोफेसर, ही इज नॉट एट ऑल इन टीचिंग लाइन, लेकिन इसको मस्ती में या फिर आप बोलो प्यार से ये सोल्जर्स जो है इन्होंने ये नेम इसको दिया था. क्या था? सॉरी, ये नेम नहीं, निकनेम दिया था इसका प्रोफेसर, क्योंकि देखने में ऐसा लगता था. Those who had any doubts on the subject lost them after 5 minutes conversation with him. और किसी को भी किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डाउट होता था, कोई टॉपिक समझ नहीं आता था, और इससे अगर कोई मिल गया ना, कोई भी जाते थे इसके पास बात करने के कि भाई यार
मीन्स क्वेल से पूछते थे कि ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, तो जिसको भी जो डाउट होता था सारे के सारे डाउट्स को भूल जाता था बंदा। किससे मिलने के बाद? प्राइवेट क्वेल से मिलने के बाद। व्हाई? बिकॉज वो इतना नॉलेजेबल था, अपना ज्ञान जो है वो इतना ज्यादा देता था कि सामने वाला बहुत अच्छे से समझ जाता था और डाउट नाम की चीज उसके दिमाग से निकल जाती थी। कोई डाउट कुछ नहीं और सब कुछ यूं क्लियर कर देता था 5 मिनट्स के अंदर। अगर 5 मिनट्स बात कर लो आप प्राइवेट क्वेल से तो सारे डाउट्स भूल जाओगे। ओके, देन आई रिमेम्बर द फर्स्ट थिंग, सॉरी मैंने देखो यहाँ पे ये क्या कर दिया या सो आगे क्या बोल रहे, आई रिमेम्बर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्कट्री। अभी बोल रहे हैं कि मुझे याद है, कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं, मीन्स ऑथर बोल रहे हैं जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। क्या बोल रहे हैं वो कि मुझे याद है, जस्ट अ मिनट, एक काम करके आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं दिखेंगे नहीं तो, एंड बिकॉज वर्ड मीनिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारा वर्ड मीनिंग्स, आप सोचोगे जितना पैराग्राफ है उससे ज्यादा वर्ड मीनिंग्स लिख दिया, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से क्रैम कर लेते हो, लर्न बाय हार्ट कर लेते हो, तो आपके लिए आंसर्स लिखना जो है या क्वेश्चंस को समझना, लेसन को समझना काफी इजी हो जाएगा। और वो आप जो भी लिखोगे, जो भी आंसर्स लिखो या कुछ भी लिखो, सब में इसको, इन सारे वर्ड्स को यूज करो, और वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू नो द मीनिंग्स। तो इसलिए मैं आपकी वजह से कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चीजें, इसलिए इतने सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। So musketry means what? Art of using the infantry soldiers handgun. अब जो infantry soldiers होते हैं, मतलब कि जो पैदल ही, आपने देखा होगा बहुत सारे सोल्जर्स जो है हॉर्स पे बैठे रहते हैं, पुराने जमाने की बात हो रही है, स्पेशली पुराने जमाने की। तो कुछ सोल्जर्स जो है हॉर्स पे बैठे रहते थे, कुछ हाथी पे बैठे रहते थे, आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो भी मूवीज होंगे या सीरियल्स होंगे। तो उनके अलावा जो पैदल सोल्जर्स रहते हैं, तो उनको बोला जाता है इन्फैंट्री। ओके, इन्फैंट्री सोल्जर्स। तो उनको जब सिखाया जा रहा था, लेसन दिया जा रहा था मस्कट्री के ऊपर, मींस हैंड गन को कैसे यूज करना है, तो मुझे ये आगे आपको बता रहे कि मुझे याद है मेरा पहला लेसन जो कि मस्कट्री पे था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इन लोगों को भी पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, आपको तो हर रोज पढ़ाया जाता है तो इनको ट्रेनिंग के दौरान मस्कट्री पे मींस हैंड गन को कैसे यूज करना है, वो इन्फैंट्री सोल्जर्स को सिखाया जा रहा था। मतलब पैदल जो सोल्जर्स रहते हैं, किसी चीज की सवारी नहीं करते, ना हाथी की ना घोड़े की, इन लोगों को जब कैसे हैंड गन को यूज करना है वो सिखाया जा रहा था। तो अब ऑथर बोले कि उनको याद है वो लेसन, पहला लेसन। क्या बात है उस लेसन में कि इनको याद रह गया वो, देयर माइट बी समथिंग अमेजिंग, isn't it? So let's know that. We stood in an attentive circle while a sergeant, a man as dark and sun-dried as raisins. अब आपको बता रहे ऑथर कि क्या बात है, अब आगे वो शायद बताएंगे आपको। वो बोले कि हम सभी खड़े थे अटेंटिव होकर, बिल्कुल सावधान पोजीशन में, और ध्यान दे रहे थे। हम सभी कैसे थे? सर्कल में गोला बना के खड़े थे। और तभी सर्जेंट जो है, सर्जेंट क्या होता है? मिलिट्री ऑफिसर। जो मिलिट्री ऑफिसर है वो अब उनका अपीयरेंस बता रहे आपको। तो अमैन, वो ऐसे आगे थे सर्जेंट, जो हमारे ऑफिसर थे वो ऐसे इतने डार्क थे जैसे कि सन ड्राइड रेजिन्स होती है। आप रेजिन्स को यानी कि किशमिश को अगर धूप में रख दो तो जैसे उसका कलर हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो वैसे ही डार्क थे हमारे सर्जेंट यानी कि ऑफिसर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, और उन्होंने क्या पहन रखा था? हमारे सर्जेंट ने, हमारे ऑफिसर ने, उन्होंने पहन रखा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मींस एक्चुअली बॉर्डर। तो ब्रिटिश के जमाने का जो इंडिया था, तो उस वक्त की बात हो रही है वहां पे। अब देखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स मींस डेकोरेशंस शोइंग सर्विस इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया टुडे, अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान। तो अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पहले वो आपको पता है पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट था, हमारी कंट्री इंडिया का ही पार्ट था, भारत का ही पार्ट था। तो उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, यानी कि जहां पे पाकिस्तान है अभी प्रेजेंटली, तो वहां पे इन्होंने सर्विस की हुई थी, यहाँ पे काम किया हुआ था। यहाँ पे जो वॉर होते थे वहां पे ये खड़े थे, ये भी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। किसकी? सर्जेंट की, जो जिनके लुक्स के बारे में अभी अभी आपको बताया। तो उन्होंने वो क्योंकि वहां पे काम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने वो रिबन भी पहन रखा था कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, फ्रंटियर मींस बॉर्डर पे काम कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने वो पहन रखा था
वो वाला रिबन। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अ सर्विस राइफल। और ये जो सार्जेंट थे, जो मिलिट्री ऑफिसर थे, व्हाट डिड दे स्टार्ट, उन्होंने लेसन देना स्टार्ट कर दिया कौन सा, मस्केटरी पे। यानी कि अब वो बता रहे हैं कि कैसे राइफल को यूज किया जाता है, क्या मैकेनिज्म है उसका, क्या सिस्टम है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट फंक्शन। तो ये सब चीजें अब सिखाने जा रहे हैं। सो यू कैन सी ये शायद सार्जेंट है, ऑफिसर है, और बाकी आप देख रहे हो पीछे सोल्जर्स ही सोल्जर्स है। अब आप बोलो ये तो डार्क नहीं है, आप इमेजिन कर लो कि ये डार्क है। ओके, नाउ द मसल वेलोसिटी और स्पीड एट व्हिच द बुलेट लीव्स द राइफल। अब आगे इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर ने अब अपना लेक्चर देना स्टार्ट किया। लोग ये जो सोल्जर्स थे इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि कैसे राइफल को यूज करते हैं या हैंड गन को यूज करते हैं। तो वो बताना स्टार्ट करते हैं। क्या बताते हैं, देखो ये इट इज रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। आप देख रहे हो यहां तक डबल इन्वर्टेड कॉमास है, यानी कि कोटेशन मार्क्स है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये डायलॉग है, जो सार्जेंट ने बोला वो चीज है ये। तो सार्जेंट क्या बोल रहे हैं, muzzle velocity. Now, first of all, let me show you what muzzle is. Just a minute. Yeah, here is the muzzle. अब आप देखो, what is this? This is a rifle. है ना? अब ये राइफल का जो ये वाला पोर्शन है जहां से बुलेट जो है वो छोड़ती है राइफल को या फिर गन को। So this is known as muzzle. ये आप देखो, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, muzzle बोलते हैं। अब I guess it's clear to you now. So अब आगे क्या बोल रहे हैं ऑथर, लेसन में क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं सार्जेंट। तो सार्जेंट ने जैसे बताना स्टार्ट किया कि जो मजल की जो स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं स्पीड, और स्पीड देखो आप वेलोसिटी का मीनिंग भी आपको बता दिया यहाँ पे, स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल। तो जिस स्पीड से राइफल से या फिर मजल से ये बुलेट निकलती है, he told us is well over 2000 feet per second। और वो कितना है, स्पीड कितना होता है मजल के उधर से जब बुलेट निकलती है तो उसका स्पीड क्या होता है, ओवर 2000 फीट पर सेकेंड। अब ये नॉलेज किसने दिया, सार्जेंट ने दिया, यानी कि मिलिट्री ऑफिसर ने दिया ट्रेनीज को, सोल्जर्स को। अब वॉइस इंटरप्टेड, और तभी एक वॉइस जो है वो इंटरप्ट करती है, यानी कि रोकती है, बीच में ही कट इन करती है, बात को कट कर देती है, बीच में बात को रोक देती है। कौन सी आवाज है वो, अब वो तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, बता दूंगी पहले तो मजा नहीं आएगा। 2440 फीट पर सेकेंड। अब ये एग्जैक्ट फिगर बताया। अब देखो ये जो सार्जेंट है उन्होंने तो मतलब ऐसे राउंड ऑफ फिगर बता दिया, लेकिन जो प्रोफेसर है, इट वाज द प्रोफेसर, प्रोफेसर ने एग्जैक्ट फिगर बता दिया, एग्जैक्ट नंबर कि एक्चुअली सर स्पीड क्या होती है इसकी 2440 फीट पर सेकेंड, लेकिन इन्होंने क्या बोला था 2000 फीट पर सेकेंड। सो व्हाट डज इट शो अबाउट क्वेल्च, क्वेल्च के बारे में या प्रोफेसर के बारे में क्या पता चलता है आपको, दैट दिस मैन इज रियली नॉलेजेबल, नॉलेज तो है, ही नोज टू मच, है ना, उसको बहुत पता है। अब प्रोफेसर सबको पता चलेगा यार सही में। अब आप देखो लुक्स ही प्रोफेसर वाला नहीं है इसका, इसका नॉलेज भी प्रोफेसर वाला है, इसलिए ऐसी नींद नहीं मिल गया इसको, कुछ बात है इसमें प्रोफेसर वाली। तो आप देखो कि कैसे वो सार्जेंट को भी करेक्ट कर रहा है, मिलिट्री ऑफिसर्स को भी करेक्ट कर देता था। आपको पता है कि गो टू मिलिट्री एंड ऑल, वहां पे बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, और स्पेशली जो सीनियर्स है उनके सामने तो आप बिल्कुल बोल नहीं सकते। बट प्रोफेसर वाज अ प्रोफेसर एंड ही डिड सो, ही यूज्ड टू स्पीक इवन बिफोर देम, उनके सामने भी ये अपने माउथ को सील करके कभी नहीं रखता था, चलता रहता था इसका। He used to show off his knowledge before death as well. अब आगे क्या होता है, That's right, the sergeant said without enthusiasm. अब बिना enthusiasm के, enthusiasm means gusto और excitement, तो बिना उमंग के, बिना उत्साह के जो sergeant है वो बोलते हैं That's right, सही बोला, means he was not at all happy। अब आप सोचो एक ऑफिसर को आप बीच में कट करके उसकी बात को रोक के और आप कुछ बता रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट, बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी थी किसने, प्रोफेसर ने, किसकी, सार्जेंट की। देन एंड
उन्होंने दिखाया नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी he was not happy at all. Who was not happy? The sergeant was not happy. And went on lecturing. और फिर वो अपना लेक्चर जो है वो देते चले गए, मीन्स वो जो पढ़ा रहे थे मैकेनिज्म ऑफ अ राइफल वो चीज बताते गए, पढ़ाते गए। When he had finished, और जैसे ही उन्होंने फिनिश किया, he asked us questions and perhaps in the hope of revenge. और वो कंप्लीट करने के बाद जनरली आपकी टीचर भी अगर कुछ कोई टॉपिक या कोई पैराग्राफ कंप्लीट करती है तो शी puts up so many questions before you to check whether you understood it or not. तो वैसे ही यहाँ पे सार्जेंट भी सेम काम कर रहे थे, उन्होंने भी पढ़ा दिया, बता दिया और उसके बाद क्वेश्चंस पूछने लगे। और शायद ऑथर बोले कि शायद इसलिए क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि वो चाहते थे कि क्या ले, बदला ले। किससे बदला ले? रिवेंज लेने का इनका इरादा था, यानी कि बदला लेने का इरादा था किससे? यस, प्राइवेट क्वेल्च से। क्योंकि इसने क्या किया, आउटशाइन किया इनको नीचा दिखाया, इनको ये बताया कि मीन्स हम है बेबी हम और सारे पानी कम, ऐसा दिखाया उसने। तो इसलिए अब आप किसी ऑफिसर के सामने या टीचर के सामने ज्यादा अपने आप को दिखाओगे, इफ यू हैव नॉलेज इट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट नॉलेज वहीं पे एग्जिबिट करना चाहिए, वहां पे ही दिखाना चाहिए जहां पे उसकी जरूरत हो, जहां पे उससे उसको फायदा हो, किसी को भी फायदा हो। नहीं तो अगर आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो देन इट्स नॉट हेल्थी, अच्छा नहीं माना जाता। इट विल गिव यू नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ आपके साथ गलत भी हो सकता है उसका रिजल्ट। तो इसलिए ये करने से बचना चाहिए। लेकिन इसने किया था इसलिए शायद अब जो सार्जेंट है उन्हें सोच लिया था कि अब इससे मैं बदला लेके रहूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने सबके सामने मुझे करेक्ट किया। He turned with his questions, और वो अपने questions एक के बाद एक, he turned with his questions again and again to the professor, और वो प्रोफेसर से यानी क्वेल्च से एक के बाद एक questions पूछते ही रहे। The only result was to enhance the professor's glory, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्चुअली जो सार्जेंट है उनका ही इसने चॉप कर दिया, मीन्स इनका पचका कर दिया इसने बहुत बुरी तरीके से। इनको ये सोच रहे थे, सार्जेंट सोच रहे थे कि मैं एक के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें प्रोफेसर पक्का फंसेगा। लेकिन उनको पता ही था कि इसको प्रोफेसर ने किस लिए दिया गया है और इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते, और जितने क्वेश्चंस पूछे उन्होंने तो रिजल्ट क्या हुआ? दिस प्रोफेसर न्यू ऑल द आंसर्स एंड ड्यू टू दैट ही बिकेम मोर फेमस। तो जो चाहते थे सार्जेंट वो तो नहीं हुआ, सार्जेंट उसको नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उसकी ग्लोरी, उसकी शान, उसका फेम, उसका नेम और ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। सबको लगा यार इसको तो इतना पता है, सार्जेंट के सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया इसने, तो यार रियली में ये तो नॉलेज का गॉड है। सो टेक्निकल डेफिनेशंस, द पार्ट्स ऑफ अ राइफल, इट्स यूज एंड केयर, ही हैव देम ऑल बाय हार्ट। और जितने भी टेक्निकल डेफिनेशंस थे वो सारे के सारे डेफिनेशंस, राइफल के पास उसको कैसे यूज करना है, राइफल को कैसे यूज करना है, उसकी केयर कैसे करनी है, उसको मींस उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसने सब कुछ पूरी तरीके से रट्टा मार लिया था, रट्टू तोते के जैसा। So he was such a man who really actually professor was a hard working guy. Isn't it? हार्ड वर्क करता था, काफी ज्यादा मेहनत करता था, अपनी तरफ से वो अच्छा कर रहा था, मेहनत कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, दैट वाज ऑल ओके, वो सब कुछ ठीक था। बट कभी क्या थी, व्हाट वाज हिज वीकनेस? टू शो ऑफ दैट नॉलेज, ओके, अननेसेसरीली वेयर इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल। सो आगे क्या होता है स्टोरी में अब देखो, ये है हमारा प्राइवेट क्वेल्च, है ना। अब इसके साथ क्या हो रहा है, बाकी सोल्जर्स भी है बेचारे की क्या हालत हो रही है, लेट्स नो दैट। The sergeant asked, "Have you had any training before?" तो sergeant यानी मिलिट्री ऑफिसर जो आप क्वेल से पूछते हैं, क्या तुमने इसके पहले कभी कोई ट्रेनिंग ली है? The professor answered with a phrase that was to become familiar to all of us. और प्रोफेसर यानी कि प्राइवेट क्वेल जो है इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग सा देता है, एक फ्रेज बोलता है। फ्रेज मीन्स a group of words without subject। ये ग्रामर का टॉपिक है, जब ग्रामर पढ़ाऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी, तो ज्यादा डीप में जाऊंगी तो आप, जैसे आपकी टीचर बोलती है स्टैंड, सिट डाउन, कीप क्वाइट, ये सब फ्रेजेस है। स्टैंड हो गया, ये सब क्या है? फ्रेजेस है। ओके, इसमें आप देखो कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं पता कि आप किसके बारे में बोला जा रहा है ये चीज,
ओके सिर्फ आप जो जेस्चर्स है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे ही पता कर सकते हो। यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ कि किसको बोला जा रहा है ये चीज, तो फ्रेजेस में सब्जेक्ट नहीं होता। ओके इनकम्प्लीट मीनिंग देता है एक्चुअली वो। सो अब प्रोफेसर जो है वो एक फ्रेज बोलता था, एक हमेशा एक क्या बोलता था, और वो ऐसी बात बोलता था जो हम सभी को एक्चुअली that was to become familiar to all of us। और शायद वो इसलिए ऐसा बोल रहा था कि हम सभी को उसके बारे में पता चल जाए, हम सभी फैमिलियर हो जाए इस बात से, हम सभी इस बात को इससे फैमिली हो जाएंगे, इसके बारे में जान जाए। क्या जान जाए? No, Sergeant, it's all a matter of intelligent reading। तो बोलता है नहीं Sergeant, मैंने इसके पहले ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, मैं इंटेलिजेंटली रीड करता हूँ। इंटेलिजेंट रीडिंग का मीनिंग क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड द थिंग्स थॉरली, अच्छे से चीजों को समझ के, एक एक चीज को समझना, उसको एनालाइज करना, एक एक उसके पार्ट को समझना, एक एक एस्पेक्ट को समझना, नेगेटिव पॉजिटिव कॉजेज एवरीथिंग, हर चीज कॉजेज इफेक्ट्स, किसी भी चीज का समझ के अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से समझ के जब पढ़ते हो आप या कोई चीज लर्न करते हो तो दैट, या स्टडी करते हो, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट रीडिंग। तो वो बोलता है नहीं सर, एक्चुअली इंटेलिजेंट रीडिंग की वजह से हुआ है, मैं बहुत इंटेलिजेंटली रीड करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये बता रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और इसलिए इंटेलिजेंट रीडिंग करता हूँ। That was our introduction to him। और ऐसा लग रहा था कि ये जो क्वेल्च है ये अपना इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा है, हमारे बारे में बता रहा है। कैसे? क्योंकि उसने क्या बोला कि सर इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, मैं बहुत ही इंटेलिजेंटली रीड करता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? मैं इंटेलिजेंट हूँ और बाकी सब कैसे हैं? एवी है। ओके तो यहाँ पे ये ऑथर ये बता रहे हैं कि इसने हमारी औकात हमें दिखा दी। मीन्स कहने का मीनिंग है, आप इसे दूसरे मतलब ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आपको और पता चलेगा कि ये ऑथर जो है वो किस तरीके से वर्ड्स यूज कर रहा है। तो बता रहे हैं उस दिन उसने हमारी लिमिटेशन, हमारी वीकनेस बता दी, उसने अपने आप को इंटेलिजेंट बताया और हम सभी को कहने मतलब हम लोग तो इतने अच्छे से आंसर कर नहीं सकते जैसे वो करता है, तो वो इंटेलिजेंट और हम सब कैसे? सब ऐसे ही है। So that was our introduction to him। We soon learned more about him और धीरे मीन्स जल्दी, धीरे धीरे जल्दी हमें उसके बारे में और भी बातें पता चल गई। He saw to that means took responsibility to complete any task। Actually this man was रिस्पॉन्सिबल। कौन? प्राइवेट क्लर्क जो है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान था, जिम्मेदारी लेता था। ही न्यू दैट एज अ ट्रेनी इट वाज हिज ड्यूटी टू स्टडी वेल एंड लर्न एवरीथिंग व्हाट वाज टॉट टू हिम। तो उसको इतना पता था, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो उसको ये पता था कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, पढ़ना लिखना जो भी चीजें उसको सिखाई जा रही है, कोई भी लेसन हो वो अच्छे से समझना, अच्छे से लर्न बाय हार्ट करना, तो वो सब कुछ करता था। एंड ही सॉ टू दैट का एक और मीनिंग होता है कि ही नेवर लेट गो एनी अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ। तो ऐसी एक भी अपॉर्चुनिटी, एक भी चांस वो नहीं छोड़ता था जिसमें कि वो अपना नॉलेज एग्जिबिट ना कर पाए, नॉलेज दिखा ना पाए। जब भी मौका मिलता था वो अपने नॉलेज को अच्छे से शो ऑफ करता था, दिखाता था, सबको बताता था दैट आई एम सो टैलेंटेड। सो वो मौके पे हमेशा चौका मारता था। He meant to get on, he told us। और उसको वो हमेशा क्या चाहता था, उसने हमें एक बार बताया था, ऑथर को बताया था, बाकी सोल्जर्स को भी बताया था। उसने क्या बताया था? He meant to get on means progress। वो इसलिए इतना हार्ड वर्क कर रहा था, इतना सब कुछ ज्ञान ले रहा था और ज्ञान को दिखाता भी था कि मुझे इतना पता है, कि ताकि ऑफिसर्स को उसके बारे में पता चले, सबको उसके बारे में पता चले और उसको क्या वो प्रोग्रेस कर पाए। वो यहाँ पे जिस काम के लिए है उसमें वो उसको अच्छा रैंक मिले, ट्रेनिंग के बाद अच्छी पोजीशन मिले। हर कोई इसलिए मेहनत करता है, आप भी इसलिए हार्ड वर्क करते हो, अच्छे से स्टडी इसलिए करते हो कि आपको भी अच्छा रैंक मिले, अच्छा पोजीशन मिले क्लास में। He had the brains। अब ये ऑथर बोलते हैं यार he had the brains तो था इसके पास, दिमाग वाला था बंदा। He was sure to get a commission। और पक्का यार कमीशन तो उसको मिलना ही था। What is commission? Commission means पैसा वैसा नहीं। Become an army officer surely। ये जो प्राइवेट क्लर्क है ये आर्मी ऑफिसर तो बन के ही रहेगा भाई, इतना टैलेंटेड बंदा है, उसको हर चीज पता है जो इंस्ट्रक्टर्स को नहीं पता, जो लोग सिखाते हैं उनको नहीं पता, लेकिन उसको सब कुछ पता है।
and he learns everything so enthusiastically. और तो पक्का मिलेगा अगर कमीशन, यानी कि कोई ऑफिसर अगर बनेगा तो कौन बनेगा, कमीशन मीन्स ऑफिसर, तो कौन बनेगा वो, प्राइवेट क्वेल्च ही बनेगा पक्का। बिफोर लॉन्ग मीन्स बहुत पहले से ही ऑथर को पता चल गया था कि इसके अलावा तो कोई ऑफिसर नहीं बन सकता भाई, nobody can get commission except private quelch. And a first step he meant to get a strike. तो सबसे पहले कमीशन यानी कि ऑफिसर बनने से पहले उसको क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्राइक लेना पड़ेगा, ऐसा रूल था आर्मी का। अब पहले स्ट्राइक मिलेगा, उसके बाद बाकी रैंक्स दिए जाते हैं। ये पुराने जमाने का स्टोरी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी प्राइवेट क्वेल्च जो है वो कितना बीन कर रहा है, कितना खुश हो रहा है। In pursuit of his ambition, he worked hard. और pursuit means गोल, क्योंकि उसका गोल था, उसका एम्बिशन था। क्या एम्बिशन था आपको पता है, to get a commission means ऑफिसर बनने की जो चाह थी उसको पूरा करने के लिए this man worked day and night, means he worked really very hard. दिन रात पढ़ता था, लिखता था, समझता था, चीजों को लर्न करता था, जो भी उसको करना चाहिए था, कड़ी मेहनत करता था। We have to give him credit for that. और हम सभी को इस बात के लिए तो उसको क्रेडिट देना ही चाहिए। क्रेडिट देना चाहिए मीन्स उसकी तारीफ जरूर बनती है, तो तारीफ तो बनती है भाई, इतना हार्ड वर्किंग बंदा था जो कि हर किसी को होना चाहिए। He wrote training manuals, और पता है इतना नहीं, he wrote training manuals, वो क्या करता था पता है, ट्रेनिंग मैनुअल्स लेके आता था, यानी कि सॉरी अब बेस नहीं है, दिस इज अ बुक, ओके, बुक, एक ऐसा बुक जिसमें कि इंफॉर्मेशन रहता है, बुक गिवन इंफॉर्मेशन, तो मैनुअल मींस एक ऐसा बुक जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जोक्स वगैरह नहीं होते तो वो ट्रेनिंग मैनुअल्स लेता था, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी सब उसमें दी रहती थी, वो उधार में लेके आता था लाइब्रेरी वगैरह से, एंड स्टेड अप लेट एट नाइट्स रीडिंग देम, और देर रात तक उन बुक्स को, उन मैनुअल्स को पढ़ता रहता था जग कर। He badgered the instructors with questions, और इतना पढ़ने की वजह से उसको इतने सारे डाउट्स होते थे। अब आप सोचो इतना पढ़ता था, फिर डाउट कैसे होते थे? आपको पता है जो इंसान पढ़ता है उसको ही डाउट्स आते हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं क्या चल रहा है क्या है बुक पे, आपको वो नहीं पता, तो आप उससे रिलेटेड डाउट्स कैसे आएंगे आपके दिमाग में, कैसे क्वेश्चंस पूछोगे आप? तो इसलिए तो बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेट क्वेल्च है ये क्या करता था, ही badgered means troubled, वो परेशान करता था किसको, अपने इंस्ट्रक्टर्स को। इंस्ट्रक्टर्स कौन होते हैं? वो लोग जो इनको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाने आते थे, उन सबको एक के बाद एक धड़ाधड़ करता था, शूट कर एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछता रहता, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। ही ड्रिल्ड विद एंथुसियाज्म, और बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ, बड़े गस्टों के साथ, मींस बड़े उत्साह के साथ, एक्साइटेड होके वो क्या करता था, ड्रिल करता था मींस जो भी इन लोगों का रूटीन जो भी होता है, एक्सरसाइजेस वगैरह जो कुछ, सब कुछ करता था। तो and on road marches he was not only miraculously tireless, तो जब रोड मार्चेस होते थे, मतलब आपको होता है मार्च पास्ट करवाया जाता है, तो ट्रेनिंग मार्चेस टू बटालियंस, उन लोगों को जो मार्चेस करवाया जाता है मार्च पास्ट, तो उसमें भी ये बिना थके चलता जाता था मिराक्युलसली। मतलब आप बोल सकते हैं बहुत ही अजूबा था ये इंसान। मार्च पास करवा लो, आप ड्रिल करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये किसी भी चीज से थकता नहीं था। क्यों? बाकी सब all used to get tired, not this private quelch. Why? Because he thought it was his responsibility, it was his duty to do all these things. Because what was his in mind? Yeah, he wanted to get the commission. उसको कमीशन चाहिए था, उसको ऑफिसर बनना था, और उसको पता था आपको कुछ अगर बड़ा हासिल करना है तो आपको कीमत, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कीमत क्या चुका रहा था? वो मेहनत कर रहा था, और उसको लग रहा था ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उसको पता है जब काम करना ही है तो फिर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, और इसलिए वो मिराक्युलसली ही वाज नॉट ओनली मिराक्युलसली टायरलेस, तो बिल्कुल थकता ही नहीं था। पता नहीं कौन सा दुनिया का 9वां अजूबा था या 10वां अजूबा था, पता नहीं, बट infuriated us all with his horrible heartiness। और इतना ही नहीं यार, हम लोग को infuriate, हमें गुस्सा आता था कि यार ये इंसान ये क्या है, ये थकता नहीं है भाई। Infuriate means
गेट एंग्री, तो हमें गुस्सा दिलाता था ये इंसान। और क्यों गुस्सा आता था इन सबको? क्योंकि हॉरिबल हार्टीनेस, इतना सबको मार्च पास करने के बाद, ड्रिल करने के बाद भी ये हार्टी रहता था। हार्टी रहता था मीन्स एक्साइटेड रहता था, एंथुसियास्टिक रहता था। अभी भी इसके अंदर पता नहीं कहां से इतना उत्साह, इतना उमंग, ये सब चीजें भरी हुई थी। ये बिल्कुल ये चीज जो हमें डरा दी थी कि यार ये क्या है, ये इसकी वजह, ये ऐसा कुछ होता है क्या? इतना सब कुछ करने के बाद भी थक नहीं रहा, खुश रहता था। Then what about the song chaps? और फिर हम सब थके, हम सब बेचारे, हमारी हालत पस्त हो जाते थे, पुस्त हो जाते थे हम सब। और ये बोलता था what about a song chaps? तो chaps क्या बोलते हैं? एक गाना हो जाए। अब ये सुन के सबको इतना गुस्सा था कि यार, मतलब हम इतने थक चुके हैं और ये इसको गाने की सोच रही है। It's not greeted politely at the end of 30 miles. अब ऑथर बता रहे हैं कि 30 miles वॉक करने के बाद कोई गाने में कैसे सोच सकता है यार? ये तो एक अच्छा इंसान जो है वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई चलो गाने गा लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं, इतना एक्सरसाइज करने के बाद, इतना मार्च पास करने के बाद भी ये इंसान कभी पता नहीं थकता नहीं। अभी बोल रहा है चलो गाना गाते हैं, और हम सब यहाँ पे बोलने की हालत नहीं है, और ये बोला चलो भाई एक गाना हो जाए। तो इसलिए लोग बहुत गुस्सा आता था। His salute at the pay table was a model to behold. और उसका जो सैल्यूट होता था, जिस तरीके से वो सैल्यूट करता था, at the pay table was a model to behold. अब जैसे ही ऑफिसर्स को देखता था तो वो इतने अच्छे से सैल्यूट करता था, मीन्स बेस्ट वे में। उसके जैसा कोई सैल्यूट नहीं कर सकता, इतना मस्त वाला सैल्यूट करता था वो। When officers were inside, he would swing his spinning arms and march to the canteen like a guardsman. और जैसे ही उसकी नजर पड़ती थी कि कोई ऑफिसर आ रहा है, तो वो क्या करता था? वो अपने स्किनी आर्म्स, यानी कि उसके लुखे पुखे जो हाथ थे, स्किनी मीन्स लीन एंड थिन, लुखे पुखे हाथ को घुमाता था और मार्च करता हुआ कैंटीन तक जाता था, जैसे कि वो उनका गार्ड हो। मार्च करके जाता था और फिर क्या करता था? मस्त वाला स्विंग करके उनको सैल्यूट मारता था। सो ही वाज लाइक दैट। सो यू कैन सी दैट दिस मैन वाज जस्ट अ मिनट, या जितना भी बुरा नहीं था, he was trying his level best. साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश कर रहा था कि कैसे he used to work hard. He understood his responsibility. Not only this much, you know that he always thought of pleasing the officials. Officials को भी खुश करने की कोशिश करता था, इसलिए तो वो गार्ड के जैसे कैंटीन तक छोड़ के आता था, उनको देख के सैल्यूट मारता था मस्त वाला, कि सब इम्प्रेस्ड हो जाए और उसको कमीशन दे दे। तो अपनी तरफ से वो सब चीजें वो बहुत अच्छी कर रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा था। अब आगे क्या बता रहे हैं आपको? And day in and day out, he lectured to us in his rolling, remorseless voice. Day in and day out means every day, without any change. तो बिना किसी चेंज की मीन्स वो इंसान बिल्कुल भी जब आया था तब भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही था, कोई चेंज नहीं आया था उसमें। हार्ड वर्किंग था पहले भी, अभी भी हार्ड वर्किंग है। और इतना ही नहीं, वो हर दिन क्या करता था? लेक्चर टू अस, हमें लेक्चर देता रहता था, कोई ना कोई ज्ञान बांटता ही रहता था, कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता था। ड्रोनिंग मीन्स मोनोटोनस, मतलब बहुत ही बोरिंग। या रिमोर्सलेस मीन्स नो पिटी, नो पिटी, एक्चुअली यहाँ पे नो पिटी लिख गया। नो पिटी मीन्स बिना हम पे दया किए, मतलब उसको हमारे ऊपर दया भी नहीं आती थी। अब आप लोग दया कहाँ से गई? दया दिन, वो वाली दया दिन नहीं, यहाँ पे मीन्स ये बोल रहा है कि हमें छोड़ता ही नहीं था, बख्शता नहीं था। जब मिल गया तो कोई ना कोई, अगर मिल गया हाय, बोला हाय गर्ल्स कैसा है, तो वो लेक्चर देना शुरू कर देगा। कोई ना कोई चीज आप जो कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको लेक्चर दे देगा। सो ही वाज अ मैन ऑफ दैट सॉर्ट। और इसलिए सब बोलते थे यार ही वाज सो ड्रोनिंग। ड्रोनिंग मीन्स मोनोटोनस, बहुत बोरिंग था वो इंसान। जब देखो तो कोई ज्ञान कैसे बांट सकता है यार हर वक्त, और कोई ज्ञान ले भी नहीं सकता इतना। रिमोर्सलेस वॉइस मीन्स उसको कोई दया नहीं आती थी हमारे ऊपर, इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है भाई, दया करो हमें, बख्श दो। लाइक दैट दे यूज्ड टू फील, सारे जो ट्रेनीज थे ऐसा फील करते होंगे। ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कुछ भी, कोई भी ह्यूमन नॉलेज से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी जानकारी हो, सारी जानकारी इनके पास ही थे। किसके पास थी? प्राइवेट कॉलेज के पास, क्योंकि ये नॉलेजेबल जो थे, प्रोफेसर जो थे, तो आपको हर एस्पेक्ट पे
आपको आपके को मतलब आप जो भी कर रहे हो, मैंने आपको बताया जैसे थोड़े पहले, आप जो भी कर रहे हो, जिस चीज के बारे में बातें कर रहे हो, वो आपके पास आ जाएंगे और उससे रिलेटेड ही आपको बहुत सारा ज्ञान दे देंगे कि आप पक जाओगे कि यार अब वो आ रहा है, भागो भागो भागो। सो ज्ञानी महापुरुष हमें भी कहीं ज्ञान न दे दे, इसलिए सब उससे भागते थे। First we had a certain respect to him। तो अब ऑथर क्या बोले कि पहले तो हमें हमारे दिल में उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट थी, हम उसकी इज्जत करते थे कि यार नॉलेज हो तो प्राइवेट कॉलेज के जैसा, नहीं तो ना हो। Then but soon we went in terror of his approach। लेकिन जल्दी ही जो हमारी गलत फहमी थी उसको लेके वो दूर हो गई। क्यों? क्योंकि जल्दी ही हम सब उसके नाम से दहशत में रहने लगे, डर में रहने लगे। टेरर मीन्स फियर में हम सोचते थे कि यार अब why were we so means scared of him। उसके बाद जल्दी हम उससे क्यों डरने लगे, क्यों उससे दूरी बनाने लगे। वो ऑफिस अप्रोच, हमें लगता था यार वो हमारे पास आ रहा, अप्रोच मीन्स कमिंग नियर, अरे वो पास में आ रहा है, चल 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 भाग चलते, नहीं तो वो फिर किसी न किसी चीज पे ज्ञान दे देगा पकड़ के। सो इसलिए सब उससे डरते थे, ज्ञान देता था वो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता था और इसलिए सब उससे डर के भाग जाते थे। तो यहाँ पे आतंक था, आतंक का राज था, यहाँ पे बोल सकते ट्रेनिंग डेपो में। लेकिन किसका आतंक? इस प्रोफेसर का आतंक कि कहीं ये कोई ना कोई नॉलेज ना बांटने लग जाए, मुफ्त का ज्ञान न देने लग जाए। सो ये मुफ्त का ज्ञान देता था, इसलिए इसकी कदर नहीं थी। सो आप भी मुफ्त का ज्ञान आप देते ही नहीं हो, क्योंकि आप तो खुद ही ज्ञान ले रहे हो अभी, है ना। We tried to hit back at him with clumsy sarcasms। और हम क्या करते थे, हम कोशिश करते थे कि यार इसको तो अभी बताते, रुक जा तुझे बताते हैं। मीन्स हिट बैक मीन्स यानी कि उसको मारते थे पीछे। सो इसका मीनिंग है कि हम भी उससे बदला लेने के लिए क्या करते थे, हम भी उस पर क्लम्सी मीन्स बड़े भद्दे भद्दे से, क्लम्सी मीन्स ऑकवर्ड कमेंट्स करते थे। ऑकवर्ड मीन्स ऐसे कमेंट्स करते थे जिससे कि उसको बुरा लगे, और सार्कास्म मीन्स टॉन्ट करना। ओके, कटिंग रिमार्क, कुछ ऐसे बातें बोलते थे ना कि उसको लगे कि मतलब उसको ताना मारना, उस पर कुछ ना कुछ व्यंग्य करना, ऐसे कुछ करते थे। या फिर प्रैक्टिकल जोक्स करते थे, प्रैंक्स भी करते थे हम उसके साथ, कि ताकि उसको, मैं नहीं करती थी, हम सच गुड गर्ल, मतलब जो ट्रेनिंग थे, ऑथर बता रहे हैं कि वो और उनके साथ जो ट्रेनिंग थे वो सब इसके साथ बेचारे के साथ प्रैंक्स भी करते थे, उस पर कुछ ना कुछ टॉन्ट करते थे, ताना मारते थे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते थे कि इसको बुरा लगे, कुछ जला कटा कुछ बोल देते होंगे। लेकिन द प्रोफेसर स्कैर्सली नोटिस्ड, लेकिन ये प्रोफेसर जो था यार, उसको तो कोई असर नहीं पड़ता था किस चीज का। स्कैर्सली मींस हार्डली, मतलब वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बड़ी मींस नोटिस ही नहीं करता था, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था हमारे जोक्स के ऊपर। हम इतना प्रैंक्स करने की कोशिश करते थे, इतना उसको मजा चखाने की कोशिश करते थे, ताना मारते थे, लेकिन ये तो ऐसा ही इंसान था कि भाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसका एक ही एम था, बाकी सब छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई 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 करो, नॉलेज दो और नॉलेज लो बुक्स से। सो ही वाज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज ट्राइब। तो प्राइवेट कॉलेज किसी भी टॉन्ट को, किसी भी ताने को, किसी भी प्रैक्टिकल जोक्स को यानी प्रैंक्स को सीरियसली नहीं लेता था, वो ध्यान देता ही नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पे था, ही वाज सीरियस फॉर द स्ट्राइक। वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि पहले स्ट्राइक रहो, सोल्जर बन जाओ, और उसके बाद फिर कमीशन के लिए ट्राई करो, प्रिपेयर करो। और इसलिए वो दिन रात मेहनत करने में लगा रहता था, नॉलेज गेन करने में। उसका किसी और चीज पे बिल्कुल डाइवर्जन नहीं था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कहीं और ध्यान नहीं लगाता था। वो सिर्फ एक ही एम था उसका, टू गेट द स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन गेट द कमीशन। Each time one of us made a mistake, the professor would publicly correct him। अगर हम में से कोई भी कभी भी अगर कोई गलती करता था, तो ये प्रोफेसर जो है वो क्या करता था, पब्लिकली सबके सामने ही ज्ञान बांटने लग जाता था। अगर मान लो मैंने कोई गलती कर दी, मैं भी एक ट्रेनी हूं, मैं कोई गलती कर रही हूँ, तो वो सबके सामने आके बोलेगा कि भाई ये क्या किया, ये सही नहीं है, ये ऐसे करते हैं भाई, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा। सो अब क्या बोले, each time one of us made a mistake, the professor would publicly correct him। अगर हम में से कोई एक अगर कभी भी कोई गलती करता, जितने बार कोई गलती करता, उसको वो सबके सामने ही करेक्ट करने लग जाता, सही चीज बताने लग जाता कि भाई ये गलत है, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, सबके सामने बताता था। सो आप बताओ ये क्या सही चीज है? जब आपसे कोई पूछे कि इसको कैसे करते हैं, आप बता दो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा आपको दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि बहुत बार ट्राई कर रहा है और फिर नहीं आ रहा, तो आप जाके हेल्प कर दोगे। लेकिन बिना हेल्प, अगर आपसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा है तो उसको हेल्प नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन ये क्या करता था, और करो तो अकेले में जाके उसको बता दो कि भाई ये गलती हो रही है आपसे, यहाँ पे आप सही कर लो। लेकिन ये सबके सामने बताता था, करेक्ट करता था, और ये चीज नोबडी
लाइक किसी को ये चीज पसंद नहीं थी। Whenever one of us shone, the professor outshone him। और हम में से कोई भी अगर शाइन करने की कोशिश करता, हम भी दिखाने की कोशिश करते रहते कभी कभार कि यार हम है देवी हम, लेकिन वो हमें क्या कर देता था, वो हमें बोल देता था तुम वो पानी करो। सो इस तरीके का था वो हम थोड़ा सा शाइन करने की कोशिश करते, थोड़ा सा शो ऑफ करने की कोशिश करते, तो वो और ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करता, और हम जो है हमारा कुछ इफेक्ट नहीं दिखता, हम उसके सामने फिर इतने से ही दिखते हैं, पानी कम ही रहता हमारा एक्चुअली। When after hard morning's work of cleaning out our hut, we listened in silence to the orderly officer's praise। अब एक दिन की बात बता रहे हैं आपको, कई बार ऐसा होता था कि जब पूरे दिन का पूरे मॉर्निंग हम हार्ड वर्क करते, पूरा बहुत सारा काम होता, हम सारा काम खत्म करते, कौन सा काम, क्लीनिंग का काम, बाहर और अपने हट के अंदर साफ सफाई करना, ये सब हमारा काम रहता था। तो हम सुबह सुबह ये सब काम करते थे, उसके बाद हम चुपचाप होके सुनते थे किसको, और वी लिसन in silence to the orderly officer's praise। जो orderly officer's praise, अब orderly officers कौन होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं जो मतलब एक दिन के ऑफिसर, एक दिन के लिए उनको वो ऑफिसर आते हैं जो, और कुछ ना कुछ आपने जो भी काम किया उसका रिपोर्ट बना के जाएंगे, और रिजल्ट में वो शायद उसको काउंट करते होंगे। तो वो आते थे, तो उनके सामने वी लिसन इन साइलेंस। तो अगर ऑर्डरली ऑफिसर आते थे और हमारी प्रेज करते थे, मीन्स हमें अप्रिशिएट करते थे, हमारी तारीफ करते थे, तो हम सभी चुपचाप शांति से सुनते थे कि भाई हमने अच्छे से किया है, साफ सफाई अच्छी बात है, हमें तारीफ भी मिली। द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद अ रिंगिंग ब्यूटीफुली बीविंग। लेकिन ये जो प्रोफेसर था वो क्या करता था, बड़े ही ऐसा दिखाता था कि सारा काम तो उसने किया है, क्योंकि हम लोग, हमारी तारीफ होती, सबकी तारीफ मतलब नाम लेके तारीफ नहीं होती थी ना, तो ऐसी जब तारीफ करते थे ऑफिसर्स तो हम सब शांति से सुनते थे। लेकिन ये बंदा जो है प्रोफेसर, वो बड़ा ही बीम करता था, मीन्स बड़ा ही जस्ट मिनट आई थिंक आगे वाले में, तो वो क्या करता था, परफॉर्मिंग योर ड्यूटी हैप्पीली, तो वो बड़ी खुशी खुशी सब कुछ करता था, अपना काम करता था, और एकदम से बोलने लग जाता था। क्या बोलता था, रिंगिंग मतलब ये नहीं कि उसके पास फोन थी और रिंग हो रही थी। सो इसके कहने की मीनिंग ये है कि वो बड़ी खुशी से बोले, बीमिंग मीन्स हैप्पीली यूज्ड टू से, क्या बोलता था, थैंक यू सर, वो शुक्रिया बोलता था, जैसे कि उसी ने सारा काम किया, हम लोगों ने थैंक यू नहीं बोला, तो हमने काम किया ही नहीं, सिर्फ उसी ने काम किया है, इसलिए शायद ऐसा ऑफिसर तो ये सोचेगा ना कि भाई ये थैंक यू बोल रहा है, यानी कि इसने ये सारा काम किया, बाकी सब तो निठल्ले हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। And how superior, how condescending he was, और वो यार कितना सुपर था मीन्स यार वो तो रियली हम सभी से बहुत नॉलेजेबल था, हर काम में परफेक्ट था, मतलब जो भी एक ट्रेनी का काम होता है सारे कामों में वो परफेक्ट था, सुपीरियर था, बेस्ट था। How condescending means just a minute, I guess it's not given here, आपको next पे दे रखा होगा। So how condescending he was, मतलब कि वो कैसे he used to look down at everyone, हर किसी को वो नीचा दिखाता था, और नीचा दिखाता था मीन्स हर किसी की इंसल्ट करता था वो, और दिखाता था कि उससे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। ओके, तो was always let me show you fellow, और वो हमेशा सबको क्या बोलता था, किस तरीके से नीचा दिखाता था, किस तरीके से लोग इंसल्ट करता था, ये बता रहे हैं आपको। तो ये बता रहे यहाँ पर कि वो हमेशा बोलता था let me show you fellow। तो फेलो मीन्स आपको पता है आपके साथ जो रहते हैं, फ्रेंड्स भी आप बोल सकते हो, या फिर जो क्लासमेट्स होते हैं तो उनको भी आप बोलते हैं फेलो। तो बोलते फेलो लेट मी शो यू, चल मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करता है। नो यू विल रूइन योर राइफल दैट वे, अरे तू इस तरीके से ओल्ड मैन अगर तू इस तरीके से राइफल करेगा तो राइफल को खराब कर देगा। तो ये सब चीजें वो सबके सामने जाके सबको सुधारता रहता था, सबको करेक्ट करता रहता था और बोलता रहता था, ये दिखाने के लिए कि लुक मैं नहीं तो कौन में। आपने वो सॉन्ग सुना ना, वो ही इसका फंडा था कि मतलब मैं कमीशन नहीं लूंगा, मैं स्ट्राइप नहीं लूंगा तो कौन लेगा, क्योंकि आई एम सो नॉलेजेबल, मुझे हर चीज के बारे में ज्ञान है। तो वो बिना मतलब के ज्ञान देता रहता था। We used to pride ourselves on aircraft recognition, और हम भी कुछ कम नहीं थे, मतलब ऑथर ऐसा बोला है कि हम बाकी जो ट्रेनिंग्स थे हमें भी अपने ऊपर प्राउड था, हमें भी अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व था, घमंड था, क्या कि हम सभी एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में तो माहिर थे, उस्ताद थे। Once out for a walk, we heard the drone of a plane flying high overhead। और एक बार की बात है कि हम सभी वॉक पे गए हुए थे बाहर,
और हमने सुना कि ड्रोन की आवाज आ रही है, किसकी, एक प्लेन का जो ड्रोन है उसकी आवाज, द ड्रोन ऑफ अ प्लेन, प्लेन का ड्रोन जो है उसकी आवाज आ रही थी, फ्लाइंग हाई ओवरहेड, और हमारे ठीक ऊपर ऊंचाई पे वो उड़ रहा था. None of us could even see it in the glare of the sun. और इतनी तेज धूप थी, इतनी स्कॉचिंग हीट थी कि हम में से किसी ने भी ऊपर की तरफ नहीं देखा. और क्योंकि तपती हुई धूप थी तो हम सभी ने, ग्लेयर मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइट दैट हर्ट्स आईज, तो जो सन की जो लाइट थी वो आंखों को चुभ रही थी क्योंकि तपती धूप थी, तो हम में से किसी ने ऊपर की तरफ नहीं देखा. क्योंकि हम सोचते थे हम तो बड़े उस्ताद, हमें तो एयरप्लेन के बारे में बहुत पता है, एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत पता है, लेकिन धूप की वजह से हमने देखा नहीं ऊपर और पता कर ही नहीं पाए कि कौन सा एयरक्राफ्ट था वो. विदाउट एनी ग्लांस अबाउट द प्रोफेसर अनाउंस्ड दैट ऑफ कोर्स इज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर. और ये जो प्रोफेसर भाई थे, ये प्रोफेसर भाई इन्होंने क्या देखा, आप देखो यहाँ पे किधर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और बाकी सोल्जर्स भी है. तो प्रोफेसर भाई क्या करते हैं, वो ऊपर देखते भी नहीं है, जैसे हमने नहीं देखा था उन्होंने भी नहीं देखा. बिना एक झलक लिए ऊपर की तरफ, बिना एक झलक लिए, बिना ऊपर देखे उन्होंने अनाउंस करके उन्होंने बता दिया कि ऑफ कोर्स ये तो नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है. सो इसको एयरक्राफ्ट को उसने देखा नहीं, सिर्फ सुन के बता दिया कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है. तो हम लोग तो अपने आप को बड़ा उस्ताद समझ रहे थे, लेकिन ये इंसान तो रियली में महा उस्ताद था, उस्तादों का उस्ताद, हमारा भी उस्ताद था, क्योंकि हम देख के बताते थे, ये बिना देख के आवाज सुन के ही बता देता था. So हमारा टाइटैनिक मिस हो गया. It can be unmistakably identified by the harsh engine tone due to the high tip speed of the airstream. आगे ये प्रोफेसर यानी कि क्वेंच क्या बोलता है, वो बोलता है कि देखो भाई, ये तो बिना गलती के कोई भी बता सकता है, आराम से पहचाना जा सकता है इसको, किसको, इस नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट को. क्यों? क्योंकि उसका जो इंजन है उसकी बहुत हार्श, बहुत आवाज जो है उसकी बहुत तेज है. नोट मीन साउंड ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयरस्ट्रू. और उसका जो एयरस्ट्रू है एयरक्राफ्ट का, उसकी आवाज इतनी ज्यादा है ना, उसकी उसका स्पीड इतना ज्यादा है उसके टिप का कि आराम से पहचाना जा सकता है कि ये नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है. तो आप देखो, अब इस पे भी ज्ञान दे दिया उसने कि कैसे बिना देखे आप पहचान सकते हो किसी एयरक्राफ्ट को. तो कोई और ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम कौन कर सकता था, ये प्रोफेसर. सो बिना देखे इसने बता दिया. अब आगे तो यहाँ पे भी जो ऑथर को अपने बारे में गलत फहमी थी वो भी दूर कर दिया प्रोफेसर ने, कि भाई तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है जितना कि मुझे. देन So what could a gang of louds like us do with a man like that? अब आगे ऑथर क्या बोले कि हमारे जैसे gang of louds means group of mischievous and aggressive. मतलब हम लोग यानी कि मैनी, ऑथर और उनके बाकी जो फ्रेंड्स थे या फिर बाकी जो ट्रेनीज थे वो कैसे थे, बहुत बदमाश, मस्तीखोर, और अग्रेसिव मीन्स वायलेंट, लड़ाकू टाइप के, मस्तीखोर, लड़ाकू, ऐसे लोग. मतलब आप जिसको, अगर आप गैंग ऑफ लाउड्स बोलो तो मतलब, अगर मैं ये वर्ड थोड़ा सा खराब लगे आपको, लेकिन ये मीनिंग यहाँ पे सुटेबल रहेगा, लफंगों का ग्रुप. तो हम लफंगों का ग्रुप जो है, हमारे जैसे लफंगे जो है क्या कर सकते थे, व्हाट कुड अ गैंग ऑफ लाउड्स लाइक अस डू विद अ मैन लाइक दैट. अब इतना ज्ञानी महापुरुष, उसके सामने हमारी क्या मिसाल, किसके सामने, प्रोफेसर के सामने. तो हम तो किसी लायक थे ही नहीं, सिर्फ मस्ती कर सकते थे या फिर लड़ाई झगड़ा कर सकते थे, लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देते थे और ज्ञान लेते थे. सो वी वर नथिंग बिफोर दिस प्राइवेट क्वेल्च, ही वाज अ मैचलेस मैन. तो इसके जैसा तो कोई था ही नहीं. None of us will ever forget the drowsy summer afternoon. अब हम में से कोई भी, हम सारे ट्रेनिंग में से ऐसा, ट्रेनीज में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वो दिन भूल सकता है. कौन सा दिन, समर आफ्टरनून. समर का टाइम था, समर सीजन था, और बड़ी ड्रॉजी मीन स्लीपी सी. ऐसे आपको पता है समर सीजन में ज्यादा स्लीपी फील करते हैं, आप, नींद आती है. तो ये बोल रहे कि हम उस गर्मी के दोपहर को नहीं भूल सकते जब हमें नींद आ रही थी. एंड which was such a turning point in the professor's life. तो वो जो दोपहर थी, गर्मी की दोपहर, उसने उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रोफेसर की लाइफ को पूरी तरीके से टर्न कर दिया, बदल के रख दिया. अब किस तरीके से बदला वो we will know about it after reading this.
He was falling contentedly, और हम सभी जो है वो contentedly, sprawling means lie down, हम सभी जो है अपना हाथ पैर पूरा जैसे मकड़ी फैला के गिरती है या कोई भी धड़ाम से ऊपर से नीचे करता है तो कैसे आराम से हाथ पैर पूरे लूज करके फैला के पड़ा रहता है, वैसे हम सभी पड़े हुए थे इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे ये सब पड़े हुए हैं, और contentedly means हार्टली, बड़े फ्री होकर आराम से, कोई टेंशन नहीं कि भाई हम ट्रेनीज है और ये सबका कोई टेंशन नहीं था, बड़े खुश होके बड़े फ्री होके इस तरीके से पड़े हुए थे, लेटे हुए थे इस तरीके से। आप देख रहे हो ऑन द वार्म ग्रास, गर्म गर्म ग्रास के ऊपर, while Corporal Turnbull was taking a lesson on hand grenade। और ऐसा कब हो रहा था, वो इस तरीके से कब लेटे हुए थे जमीन पे, जब कॉर्पोरल टर्नबुल, अब ये हो गया आई गेस, कॉर्पोरल टर्नबुल हमारा लेसन ले रहे थे, मतलब हमें ये इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, टीच कर रहे थे, लेसन ले रहे थे यानी लेक्चर दे रहे थे, पढ़ा रहे थे क्या, हैंड ग्रेनेड के बारे में। हैंड ग्रेनेड क्या होता है, अब ये देखो, अब दिस इज हैंड ग्रेनेड मींस जैसे कि बॉम्ब बोल सकते हो या फिर हाथ गोला, क्योंकि वो हाथ से फेंकते हैं और गोला जैसा होता है वो, तो इसलिए उससे क्या बोलते हैं, हाथ गोला भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर बॉम्ब भी बोलते हैं। तो हैंड ग्रेनेड के बारे में लेक्चर दे रहे थे वो, और कौन, कॉर्पोरल टर्नबुल, कॉर्पोरल टर्नबुल। Then he was a young man, but he was not a man to be trifled with। अब ये कॉर्पोरल टर्नबुल आप देख सकते हो कितने यंग है, तो यंग थे वो, एक नौजवान थे, बट वो ऐसे इंसान थे कि जिसके साथ आप ट्रिफल कर सकते हो। ट्रिफल मीन्स टू प्ले विद और फूल अराउंड, आप जिनसे ज्यादा बात करो, मस्ती वस्ती करो, ऐसा इनके सामने बिल्कुल नहीं चलता था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन, इट सीम्स बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे शायद ये। He had come back from Dunkirk, और वो कहाँ से आए हुए थे, डंकर्क से आए हुए थे, means he belonged to that place it seems, with all his equipment। या वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे पोस्टिंग हुई उनकी, कहाँ पे, डंकर्क में। वहां से कौन आया था, ये हमारे टर्नबुल जो लेक्चर दे रहे हैं हैंड ग्रेनेड के ऊपर। तो वो सारे इक्विपमेंट्स, जितने भी सारे सामान जो लेके आना था, टूल्स जो के ला रहा था उनको अपने साथ, हमें लेक्चर में सब कुछ जो भी लगने वाला था वो सारा सामान लेके आए थे, और बिल्कुल सही लेके आते थे। And accounted for and his kitten in his pocket, और बहुत ही accounted for, accounted means responsible, accountant नहीं, बहुत ही responsible इंसान थे, बहुत जिम्मेदार इंसान थे। कौन, कॉर्पोरल टर्नबुल, जो कि हैंड ग्रेनेड का लेसन दे रहे थे आई मीन। देन अब सॉरी, किटन इन हिज पॉकेट का मीनिंग क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड काम एंड कलेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड कंट्रोल। तो ये जो थे कॉर्पोरल टर्नबुल, ये बहुत ही कंट्रोल्ड इंसान थे, मतलब ये अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल में रखते थे। मतलब आप बोल सकते हो कि वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते थे, बहुत ज्यादा सीरियस इंसान थे, स्ट्रिक्ट लोग ऐसे ही होते हैं, तो ना स्माइल करते थे ना कुछ, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने पे ध्यान देते थे, और इतने काम, इतने शांत थे, इतने कंपोज, कम बातें करना, और ये उनके नेचर में शामिल था। He was our hero, और हम सभी के हीरो थे वो, ओके, हम सभी उनको अपना हीरो मानते थे। And we used to tell each other that he was so tough that you could hammer nails into him without his noticing it। तो हम सभी जो ट्रेनीज हैं, हम सभी बातें करते थे आपस में कि यार ये जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको देख के ऐसा लगता है कि अगर आप उनके अंदर नेल हैमर कर दो, मतलब उनके अंदर कील हथौड़े से मारो उनके हाथ पे, तो भी उनको पता नहीं चलेगा, वो इतने टफ है, मींस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ध्यान भी नहीं देंगे इस चीज पे। आप उनके ऊपर अगर कील ठोकोगे तो भी उनको पता नहीं चलेगा, वो इतने ज्यादा टफ इंसान है, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। सो वी हैड अ थॉट लाइक दिस अबाउट कॉर्पोरल टर्नबुल। तो ये सारे ट्रेनीज का ये थॉट था, ये सोच थी कॉर्पोरल के बारे में। द आउटसाइड ऑफ अ ग्रेनेड, एज यू कैन सी, अब कॉर्पोरल टर्नबुल बोलना स्टार्ट करता है, लेसन देना स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि देखो, हैंड ग्रेनेड जो होता है, जो बॉम्ब होता है या जो हथगोला होता है, उसका जो आउटसाइड पार्ट, जो बाहर जो दिखने वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, वैसे बोले थे कौन, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज सेइंग इज डिवाइडेड अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो आगे बताते कि देखो ये जो बाहरी हिस्सा है इसका, हथगोले का या फिर बॉम्ब का, वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। Now, what are fragments? Fragments mean small metal pieces that fly outwards after a grenade explodes। तो जब आप ये ग्रेनेड यानी कि जब ये बॉम्ब पड़ता है, हाँ, तो ये जब पड़ता है तो इसके ऊपर आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे मेटल के पीसेस होते हैं,
जो कि फ्लाई होते हैं बाहर की तरफ। तो ये चीज ये बता रहे होते हैं, मीन्स ये हैंड ग्रेनेड के बारे में बता रहे होते हैं। अब टू असिस्ट सेगमेंटेशन, और ये जो हैंड ग्रेनेड है उसके ऊपर छोटे 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 जो मेटल के पीसेस होते हैं जो एक्सप्लोड होते हैं। जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो वो सब मेटल के पीसेस जो है वो जब वो फटता है बॉम्ब, तो उसके ऊपर जो मेटल के छोटे छोटे पीसेस लगे होते हैं वो सब क्या करते हैं, फ्लाई होने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं बाहर की तरफ। ये बता रहे होते हैं। और फिर आगे क्या बोले, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड होता है हैंड ग्रेनेड का ऊपर वाला पोर्शन, मीन्स बाहरी पोर्शन, बाहरी भाग, टू असिस्ट सेगमेंटेशन। और ये किस लिए होता है कि सेगमेंटेशन को असिस्ट करने के लिए, असिस्ट करने की मीन्स हेल्प करने के लिए। अब सेगमेंटेशन क्या होता है आपको पता है, सेगमेंटेशन मीन्स व्हाट, पार्ट्स, जो पार्ट्स में डिवाइड करना, सेक्शंस में डिवाइड करना, डिविजन्स करना। तो ये हेल्प करता है उसको सेगमेंट करने में, उसको पार्ट्स में डिवाइड करने में। ये बताते हैं कॉर्पोरल टर्न, मतलब या यू कैन सी हियर, सो दिस इज अ हैंड ग्रेनेड। और ये है आप देख रहे हो क्या है ये सारे, यस जो अभी हमने देखा था क्या है वो, जस्ट अ मिनट, ये है फ्रैगमेंट्स, ये है फ्रैगमेंट्स। ओके, तो ये किस लिए हेल्प करते हैं, सेगमेंटेशन मींस उसको छोटे छोटे पार्ट्स में शायद डिवाइड करने में काम होता होगा। मुझे इतना पता नहीं, जो कॉर्पोरल ने बताया वो मैं आपको बस बता रही हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि हैंड ग्रेनेड है। 44 अब ये कॉर्पोरल लेक्चर दे रहे थे और क्या बोलते हैं कि एकदम से आवाज आती है 44, What's that? The corporal looked over his shoulder. और corporal जब अपने शोल्डर की तरफ देखते हैं, अपने कंधे की तरफ देखता है, फिर बोलता है वो क्या है, 44 सेगमेंट्स। अब ये जो प्रोफेसर है वो बोलता है, वो उसकी आवाज होती है। अब इनको पता नहीं था क्योंकि इनके क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। ये खुद मजाक ना करते थे और ना किसी को करने देते थे, बहुत सीरियस इंसान, और चाहते थे कि जो ट्रेनीज है वो भी सीरियस रहे, सीरियसली स्टडी करे, कुछ बोले ना, जो कि आर्मी में जनरली होता है। तो डिफेंस में बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस होते हैं, आपको उनके सामने, ऑफिशियल्स के सामने मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन ये बोल बैठता है कौन, हमारा प्रोफेसर, एज यूजुअल उसकी आदत थी सबको करेक्ट करने की, पब्लिकली सबके सामने वो सबको करेक्ट करता था। तो वो क्या होता है कि 44 सेगमेंट्स आर, सॉरी आई एम सॉरी तो 44 सेगमेंट्स में मींस 44 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इसका ये हैंड ग्रेनेड का जो टॉप आउटर पोर्शन है। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, और प्रोफेसर जो है बड़ी स्माइल के साथ, खुशी के साथ ये चीज बोलता है। द कॉर्पोरल सेड नथिंग बट हिज ब्राउ टाइटेंड। अब कॉर्पोरल जो है वो कुछ, आपको पता है कि वो सच अ स्ट्रिक्ट मैन, तो ही डिडंट से इवन अ वर्ड, ही डिडंट अटर एनी वर्ड, और वो उन्होंने सिर्फ अपनी ब्राउज जो है मींस अपनी जो भवें है वो तान ली, मतलब he really got angry, इस तरीके से वो गुस्सा हो गया। He opened his mouth to resume, और वो अपने मुंह को खोलते हैं क्या करने के लिए, फिर से आगे लेक्चर देने के लिए। Then and by the way corporal, we were all thunderstruck। अब ये जो प्रोफेसर है देखो आगे क्या बोल रहा है, इसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि भाई ये इतना स्ट्रिक्ट बन रहा है और इससे कैसे बोल रहा है ये। तो उससे देखो आगे क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर, एंड बाय द वे कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, और हम सभी तो थंडरस्ट्रक हो गए, मींस थंडरस्ट्रक हो गए मींस वेरी शॉक्ड, हम सभी बहुत चक्के हो गए, बहुत ज्यादा डर गए, शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या बोल रहा है ये इंसान, प्रोफेसर हमें तो ज्ञान देता ही है भाई, इनको बख्श दे, तूने एक गलती ऑलरेडी कर दी है। एक ऑफिसर के सामने तो पहले मुंह खोल चुका है, राइफल वाले राइफल के वक्त जो लेक्चर दे रहे थे वो उस वक्त, और अब तो कॉर्पोरल के सामने जो कि इतने स्ट्रिक्ट थे उनके सामने भी शुरू में तो इन सबको इतना डर लगा था कि अब क्या होगा इस प्रोफेसर का, ये तो गया काम से, अब कॉर्पोरल इसका क्या करेंगे पता नहीं है। तो प्रोफेसर वो स्पीकिंग अगेन, और प्रोफेसर जो है फिर से बोल रहा था, shouldn't you have started off with the 5 characteristics of the gradient? तो क्या आपको जो ग्रेडेंट के जो 5 यानी हथगोला जो है या बॉम्ब जो है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मींस 5 जो उसके फीचर्स है, उसकी जो खासियत है, उससे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। Our instructor at the other camp, हमारे जो दूसरे इंस्ट्रक्टर थे दूसरे कैंप में, इंस्ट्रक्टर मीन्स जो टीच करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो दूसरे कैंप में जो थे ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट, यू नो। आपको पता है हमारे जो दूसरे कैंप में जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमेशा किससे स्टार्ट करते थे,
5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेडेड से स्टार्ट करते, तो लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। उसके कहने का मीनिंग ये है, अब बताओ इतने स्ट्रिक्ट आदमी के सामने, वो भी डिफेंस वाले लोगों के सामने आप इतना मुंह खोलना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। आप फंस सकते हो, इसका इम्पैक्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका रिजल्ट काफी बुरा हो सकता है। अब लेकिन इस प्रोफेसर का क्या होगा, राम जाने। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, अब देखो यहाँ पे लेक्चर चल रहा है और ये प्राइवेट कॉलेज अपना मुंह खोल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, वी डोंट नो, सारे बाकी सारे ट्रेनीज बैठे हुए हैं। In the silence that followed, a dark flush streamed on the tan of the corporal's face. और फिर क्या होता है, बिल्कुल चारों तरफ सब चुप थे बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि कॉर्पोरल का जो फेस होता है वो कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उनको बहुत ज्यादा गुस्से से ऐसा हो रहा था कि लाल नीले पीले हो गए थे मोटू के जैसे, आई गेस। मोटू पतलू आप देखते ना, नहीं आप नहीं देखते, आप तो बड़े हो गए, आपने बचपन में देखा होगा जब आप और बच्चे थे, अभी तो आप थोड़े बड़े बच्चे हो। सो वो उनका फेस जो है, उनके फेस का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो गया था, गुस्से से लाल हो गया था, नीला हो गया था, ऐसा लग रहा था पीला पड़ गया था, कलर चेंज हो रहा था फेस किसका, कॉर्पोरल टर्नबुल का। हियर ही सेड एट लास्ट, और वो फिर लास्टली बोलते हैं हियर, हाँ तुम, यू गिव दिस लेक्चर, आओ और तुम ये लेक्चर दो, तो पढ़ाओ। एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, ही टॉस द रेडियो टू द प्रोफेसर। और ऐसा लग रहा था कि शायद प्रोफेसर जो है वो भी, सॉरी, ऐसा लग रहा था कि जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो भी शायद डर गए थे कि आगे कुछ और बोलूंगा तो ये पता नहीं प्रोफेसर और क्या क्या बोलेगा, कर्ज क्या क्या बोलेगा, इसलिए शायद वो डर के मारे कुछ और नहीं बोलते हैं और वो क्या कर देते हैं, वो ग्रेनेड जो है वो टॉस करते हैं, फेंकते हैं किसको, प्रोफेसर को। और प्रोफेसर देखो बड़ी आराम से ले रहा है। और unabashed, abashed, unabashed means unashamed, बिना शर्म के, बिना हेजिटेट के, बिना झिझके, ये क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज, क्लाइंब टू हिज फीट, बड़ी खुशी से, हम सभी तो अभी लेटे हुए थे लेकिन ये खुशी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है उछल के, with the attitude of a man coming into his birthright। और ऐसा लगा था कि एटीट्यूड वो शो कर रहा हो, कौन, ऐसे सोच के साथ, ऐसे एटीट्यूड के साथ, ऐसे थॉट के साथ प्राइवेट कॉलेज कूद के बड़े एंथुसियाज्म के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। ऐसा लगा था कि वो उसका बर्थ राइट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। गिव अस एन अनएक्सेप्शनेबल लेक्चर ऑन द हैंड ग्रेनेड। और ये जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ने अपने जो कॉर्पोरल टर्नबुल है उनकी बात मानी, बड़े आराम से ले लिया हैंड ग्रेनेड। देखो आप बड़े आराम से ले रहा है, उसको गलत भी नहीं लग रहा था कि यार ये शायद गुस्से में, उसको कुछ पता ही नहीं चला था, मतलब ही वाज अ बुक वॉर्म, उसको सिर्फ बुक्स का पता था, बुक्स के बारे में पता था, लेकिन उसके बाहर की दुनिया जो है उसको, उसके मतलब संसार में कैसे रहते हैं, वर्ल्ड में क्या क्या जो मतलब लोगों की फीलिंग्स क्या होती है, उन सब से उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो सिर्फ बुक के बारे में ही जाता था, बुक्स में क्या लिखा रहता था उतना ही पता था उसको, उतना ही नॉलेज था, उससे बाहरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। तो उसको पता ही था कि अभी जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो गुस्सा हो रहा है और इसके गुस्से में उसको बोलेगी भाई तू चल लेक्चर दे इस पे, तो वो तो बड़ा उछल के खुश होकर, ऐसा होता है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है लेक्चर देना, और वो बहुत ही अनएक्सेप्शनल मीन्स बहुत ही अच्छा लेक्चर देता है। किस पे, हैंड ग्रेनेड पे। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। कौन, ये कौन, प्रोफेसर। The squad listened in a horrified kind of silence. और जो पूरा जो स्क्वाड है, हम सभी जो सोल्जर्स, जो ट्रेनीज है, हमारा पूरा ग्रुप जो है ना, cowed होके मीन्स डर के, हम सभी जो है क्या कर रहे थे, उसको चुपचाप होके सुन रहे थे सिर्फ। कॉर्पोरल टर्नबुल, क्योंकि इनको पता था अब तो कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है। किसका, कॉर्पोरल टर्नबुल का नहीं बल्कि क्वेल्च का। पिछली बार तो बच गया था लेकिन इस बार नहीं बचेगा बच्चों, लाइक दैट। देन कॉर्पोरल टर्नबुल stood and watched impassive except for a searching intentness of gaze। और कॉर्पोरल टर्नबुल जो है वो खड़े होते हैं, अब देखो खड़े होते हैं और देखते हैं इम्पैसिव होके मीन्स बिना इंटरेस्ट के, एक्सेप्ट फॉर सोचिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अनइंटरेस्टेड होके उसको सिर्फ घूरते रहते हैं। वो देखना नहीं चाहते थे उसकी तरफ लेकिन फिर भी देखते हैं। सॉरी, when the lecture was finished, और जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है किसका, कर्ज का। थैंक यू प्राइवेट कर्ज,
अब वो चाहते नहीं थे कि इस प्राइवेट क्लच की तरफ देखे जिसने इनकी सभी ट्रेडीज के सामने कॉर्पोरल टर्नबुल जो कि इतने फेमस थे, जो सबके हीरो जैसे थे, उनके इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट ही हुआ ना, उनको बोला कि आपको इस तरीके से नॉलेज देना चाहिए था, ग्रेनेड के बारे में इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए था, और इसने कुछ ज्यादा ही अच्छे से वो ग्रेनेड के बारे में सब कुछ बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब ये सोच के शायद जो कॉर्पोरेट है उनको गुस्सा आ रहा था, और इसलिए वो क्या करते हैं, बोलते थैंक यू प्राइवेट क्लच, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, है ना, गुस्से में ही थे एक्चुअली वो। फॉलो विद द अदर्स नाउ, अब दूसरों के साथ जाके फॉलो जाओ, मतलब ये नहीं कि गिर जाओ जाके बाकी के साथ लेट जाओ वैसी वाली पोजीशन में, अभी तुम्हें बाकी चीजें सीखनी है। डोंट स्पीक अगेन, और वो वापस नहीं बोले, कौन, ये कॉर्पोरल टर्नबुल, until we had followed in, और जब तक कि हम सभी फिर से लाइन में वैसे ही लेट नहीं गए, and we're waiting to be dismissed, जब तक कि हमें डिसमिस नहीं किया जा रहा था, मतलब ये नहीं कि सबको निकाल देना, मतलब अब आप जा सकते हो गया लेक्चर खत्म, ऐसा ऑर्डर देने से पहले हम सभी वेट कर रहे थे इस बात का कि अब हमें जब डिसमिस किया जाएगा तब तक हम ऐसे ही लेटे हुए थे। then he addressed us means then he told us, तो यहाँ पे एड्रेस बोलेंगे, एड्रेस कब बोलते हो, एड्रेस मीन्स होता है टोल्ड, और एड्रेस मीन्स होता है आपका लिविंग प्लेस, यानी कि उसका पता, जैसे आप बोलते हैं ना पता, एड्रेस नहीं होता, वो एड्रेस होता है, आपका पता जो है वो है एड्रेस, और एड्रेस मीन्स कुछ बोलना। As some of you may have heard, he began deliberately. The platoon officer has asked me to nominate one of you for ऐसा। अब आगे जो he started speaking, वो क्या बोलते हैं कि जैसे आप में से कुछ को पता होगा, आपने कुछ सुना होगा क्या कि, और he began deliberately means on purpose, purposely वो ऐसे बोल रहे थे, मतलब उनके दिमाग में वो जो इंसल्ट था ना वो चल रहा था, घूम रहा था कॉर्पोरल टर्नबुल के माइंड में, और उसी की वजह से अभी वो क्या बोल रहे थे, द प्लाटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फॉर, तो जो प्लाटून ऑफिसर है यानी कि जो हमारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के जो ऑफिसर है, उन्होंने बोला था कि आप में से किसी एक का नाम जो है वो दिया जाए, किसके लिए, अब वो नहीं बता रहे, वो आगे बता रहे, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऐसे बोल के, वो रुक जाते हैं, लिंगरिंगली अप, और लिंगरिंगली स्लोली, और फिर ऐसे बोल के वो देखते हैं स्लोली अप एंड डाउन सबकी तरफ, सारे सोल्जर्स की तरफ, द रैंक्स एज इफ सीकिंग फाइनल कंफर्मेशन ऑफ डिसीजन, रैंक्स की तरफ मतलब देखते हैं ऊपर नीचे, और फिर ऐसा लगा था कि फाइनली कंफर्म कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि अब क्या डिसीजन लिया जाए। सो दिस वाज अ ग्रेट मोमेंट, और ये तो बड़ा ही मजेदार पल था हम सभी के लिए। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लांसिंग एट प्राइवेट क्लच, और हम सभी को पता था कि यार हम तो गए काम से, ये इतना अच्छा लेक्चर दिया, इसने कॉर्पोरल को भी इम्प्रेस कर गया, तो पक्का मतलब इतना अच्छा लेक्चर दिया, अब पक्का जो भी डोमिनेशन है, जो नाम दिया जाने वाला है, पक्का इसी का नाम होगा, क्योंकि इतना अच्छा नॉलेजेबल इंसान जो है, who stood rigidly to attention and stared straight in front of him, और ये जो क्वेंच है वो बड़ा ही स्ट्रेट होके, बिल्कुल रिजिड होके सावधान पोजीशन में खड़ा था, स्टिफ होके अकड़ के, और स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसकी आंखों में आंखें डाल के घूर रहा था और विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, और ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ मैं बड़ा सीधा साधा मासूम सा बंदा हूँ। For permanent cookhouse duties I decided, और आगे क्या बोलते हैं वो, और permanent cookhouse duties I have decided that private cook is just the man for the job। तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो कुक हाउस की ड्यूटीज है वहां पे सबसे अच्छा जो सुटेबल पर्सन रहेगा, द बेस्ट पर्सन रहेगा कुक हाउस ड्यूटीज के लिए, वो कौन रहेगा, क्वेंच। इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता कुक हाउस ड्यूटीज के लिए। अब बेचारा देखो कहाँ कमीशन लेना चाहता था, कहाँ एक ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन वो क्या मिल गया उसको ड्यूटी शेफ्स के बीच में रहने का, कुकिंग से रिलेटेड काम करने का, बेचारा what a pity, isn't it? Of course it was a joke for days afterwards, a joke and joy to all of us। और हम लोगों के लिए तो यार बिल्कुल ये क्या बन गया था, जोक से कम नहीं था वो दिन।
और कितने दिनों तक उस बात को हम भुला नहीं पाए, और हम सभी जो है वो हमारे लिए मजाक बन गया था। जो और मजाक के साथ साथ जॉय भी, खुश भी थे हम सब कि यस अब इससे छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। आई रिमेम्बर दो, मुझे याद है, क्या याद है अब वो याद करके आपको आगे ऑथर क्या बता रहे हैं। माई फ्रेंड ट्रावर एंड आई, मेरा फ्रेंड ट्रावर और मैं were talking about it a few days later। तो मैं और मेरा फ्रेंड ट्रावर जो हम दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे कुछ दिनों बाद। We were returning from the canteen to our own hut, और हम सभी कैंटीन से खाना खा के अपने हट की तरफ आ रहे थे। Through the open door we could see 3 cooks standing against the wall, और जो डोर ओपन था, जो खुला था जो दरवाजा, उसमें से हमें क्या दिखाई दे रहा था कि 3 कुक्स जो है वो खड़े हैं वॉल के इधर, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे है as if at bay, और ऐसा लगा था कि ये सब बे पे है, ऐसा लगा कि 3 लोगों को खड़ा किया गया और उन पे अटैक होने वाला है, धुशक्या like that। And from within came the monotonous beat of a familiar voice, और फिर से हमें क्या सुनाई दे रहा था, वही monotonous beat means फिर से वही familiar means जानी पहचानी सी आवाज आ रही थी। known voice could be heard, वही boring सी voice। Really, I must protest against this, सच्ची में मुझे प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। abominably unscientific and unhygienic method of peeling potatoes। तो मैं आवाज उठाऊंगा किसकी तरफ, किसकी खिलाफ, आई मीन कि ये तुम लोग जो इतने अनहाइजेनिक तरीके से, इतने बुरे तरीके से पोटैटोज को पील कर रहे हो, यानी कि आलू का छिलका तुम लोग कितने अनहाइजेनिक, कितने गलत तरीके से निकाल रहे हो, पता है। अनसाइंटिफिक, ना तो ये साइंटिफिक मेथड है और ना ही हाइजीनिक है, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रख रहे तुम लोग, और गंदे तरीके से पोटैटोज का छिलका निकाल रहे हो। आई नीड टू ओनली ड्रॉ योर अटेंशन टू द sheer waste of vitamin values। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम लोग पोटैटोज का पील निकाल रहे हो, पोटैटोज का छिलका निकाल रहे हो, वो सारे आलू के छिलके नहीं बल्कि तुम लोग सारे वाइटामिन जो है उसके वजह से निकाल दे रहे हो। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग किस तरीके से विटामिन की जो एक जो भी विटामिन इसमें प्रेजेंट है वो सब बर्बाद हो रही है तुम लोगों के गलत पीलिंग के तरीके की वजह से। तुम लोग गलत तरीके से जो पील ऑफ करे पोटैटोस को, उसका छिलका गलत तरीके से निकाले और इसकी वजह से कैसे विटामिन सारे लॉस्ट हो जाता है, कैसे लॉस हो रहा है विटामिन का, सब खत्म हो रहा है। तो ये चीज सिखाना चाहता हूँ मैं। एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन वो बोलता ही जा रहा था। वहां पे भी कुक हाउस में भी देखो ये 3 खड़े और इनको ये ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे भी, और ये दोनों जो ऑथर है और उनका फ्रेंड ट्रावर दोनों के दोनों इसको सुन रहे हैं। दरवाजा खुला है, उधर से सब कुछ दिख रहा है और हम वहां से भाग लिए। फ्लैग मीन्स रन अवे। हमने जैसे ही सुना कि यार ये प्रोफेसर तो यहाँ पे भी लेक्चर है, यहाँ पे भी ऐसे लेक्चर देना शुरू कर दिया, चल भाई निकल ले, नहीं तो ये और कितना ज्ञान बांटेगा। कुक्स को पका रहा है, हमें भी पकाएगा, चलो चलो चलो, हमें पकना नहीं है, पोटैटोस को ही पकने दो। तो हम वहां से भाग लिए। देन अब आई गेस इट्स ओवर। हाँ, सो ये है ऑथर अलेक्जेंडर बैरन। आई मस्ट से ही रोट मींस ही हैज रिटन दिस स्टोरी एंड इट्स रियली अमेजिंग, है ना। बहुत मजा आया, मुझे तो मजा आया, पता नहीं आपका क्या हुआ। अब सो लेसन कंप्लीट एंड आई गेस यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब आप मुझे ये बताओ कि व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। आपने स्टोरी से क्या सीख लिया? Yes, what did you learn? That knowledge is valuable। आपको ये पता चला कि नॉलेज जो है बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, बट इट इज क्रूशियल है, लेकिन उसे क्या करना है? इट मस्ट बी यूज्ड विथ हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी के साथ। ओके, ह्यूमिलिटी के साथ या फिर रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये ध्यान रखना है। आप नॉलेज वैल्यूएबल है बट इट मस्ट बी यूज्ड विथ हम्बलनेस। थोड़ा हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स जो है वो चीज भूलनी नहीं है। नॉलेज दिखाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को नीचा दिखा के फिर अपने आप को ऊपर करना है, अपना ज्ञान बांटना है, तो वो चीज जो है कभी फ्रूटफुल नहीं होती है, अच्छा नहीं होता, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव हर्ड द सेइंग कि वैनिटी कम्स बिफोर अ डाउनफॉल। वैनिटी मींस प्राइड। आप जब आपका डाउनफॉल आने वाला होता है, यानी आपका बुरा वक्त आता है ना, आने वाला होता है, तो अपने आप जो है बहुत ज्यादा वेन हो जाते हो, अपने आप को प्राउड फील करने लग जाते हो। और शायद वही हाल हुआ प्रोफेसर का। उसको बुक्स का बहुत अच्छा नॉलेज था अनडाउटेडली, लेकिन उसको दुनियादारी बिल्कुल पता नहीं थी। ही डिडंट नो दैट रेस्पेक्ट जो बुक से आप सीखते हो, वो चीज आपको बुक्स ये भी सिखाते हैं कि रेस्पेक्ट
करो। नॉलेज जो आपको पता है कि जो फलदार वृक्ष होता है, जो ट्रीज होते हैं विच आर लैडेन विद फ्रूट्स, दे बाओ, इवन दे बाओ, वो भी झुक जाते हैं। फलदार वृक्ष झुका रहता है और हम ज्ञान से इतना ज्यादा उड़ने लग जाते हैं हम इंसान कि वो चीजें भूल जाते हैं। सो नेवर बी प्राउड ऑफ योर नॉलेज। Before exhibiting your knowledge, just remember one thing, that you have to respect everyone. Okay? And don't be overconfident. So these are the things that you learn from this amazing, I would say, story. So thanks for watching. Bye-bye. Take care and stay healthy. And one more thing, please like our videos and subscribe at your channel. So bye-bye.